नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। एक ऐसे गांव का ये एपिसोड है, एक ऐसे गांव की कहानी है जो कि इतना ख़तरनाक है, जिसे एक राक्षस ने, एक ख़तरनाक शैतान ने एक अजीबो-गरीब श्राप दिया है, जिस श्राप से आज भी वो गांव जूझ रहा है। ये कहानी है गांवपुर नाम के एक गांव की। एक बहुत छोटा गांव है, शायद हमारे नक्शे में भी ये दिखाई ना दे। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं भाई जो नक्शे में दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो है, एग्जिस्ट करती है। तो ये कहानी है आज से 32 साल पहले की। अनिल नाम का एक लड़का, जो कि एक छोटे से गांव में अपने साधारण से परिवार के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहा था। पैसे वाले लोग थे थोड़े बहुत, तो ये सोचे हुए थे बचपन से कि अपने बेटे को हम इंजीनियरिंग करवाएंगे। अब उस समय इंजीनियरिंग वगैरह ऐसी प्रॉपर बीई बीटेक में हुआ नहीं करती थी। उस समय सिर्फ पॉलीटेक्निक में हुआ करता था। होती भी रही होगी तो भाई इंडिया से बाहर, अपने इंडिया में तो ज़्यादा पॉलीटेक्निक का ही जोर था। तो अपने लड़के को उन्होंने, उनकी जो भी एलिजिबिलिटी थी वो कंप्लीट होने के बाद नागपुर भेज दिए। नागपुर में जा बेटा पॉलीटेक्निक कर। तो लड़का बहुत खुश हुआ, बहुत खुश, मतलब उससे ज़्यादा खुशी का ठिकाना कहीं रहा नहीं होगा, क्योंकि पूरे परिवार में, पूरे गांव में किसी ने भी इंजीनियरिंग किया नहीं था। बेटा नागपुर पहुंच गया और अपना वहाँ पे एक हॉस्टल में रह के अपनी लाइफ कंटिन्यू करने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसको छुट्टी मिली, किसी चीज़ की रही होगी भाई छुट्टी, कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल ऐसा आया होगा। अब उस समय ऐसे फ़ोन वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे, तो जो लोग कहीं बाहर रहते थे, शहर में रहते थे, गांव में रहने वाले लोगों से चिट्ठी के ज़रिए कम्युनिकेट करते थे। अब इसको अचानक से छुट्टी के बारे में पता चला कि अरे हमको तो छुट्टी मिल रही है आने वाले 3-4 दिन की। तो एक काम करता हूँ, मैं मम्मी पापा को बताता नहीं हूँ कि मेरी छुट्टी मिली है, मैं डायरेक्टली गाँव पहुँच जाता हूँ, तो मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उसने इसी एक सोच के साथ रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ लिया। अब दरअसल ये जो लड़का था ना, ये अनिल, ये सीधा साधा साधारण सा लड़का था यार, बहुत सीधा लड़का। मतलब जीवन में पहली बार ये ट्रेन में चढ़ा था जब ये नागपुर आया हुआ था। इससे पहले सिर्फ इसने ट्रेन को देखा ही था। अब उस समय हर जगह ब्रॉड गेज वाली ट्रेन नहीं थी। ब्रॉड गेज समझते आप लोग, पढ़े होंगे बचपन में, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। तो अभी जो ट्रेन्स चलती है वो ब्रॉड गेज की होती है, मतलब चौड़ी पटरी वाली चौड़ी ट्रेन्स। और पहले के टाइम में छोटी पटरी वाली ट्रेन, जिसको हम बोलते थे नैरो गेज वाली ट्रेन, वैसी चलती थी, और वो ट्रेन दिखने में बहुत अलग होती थी। तो वो उसी ट्रेन में बैठ गया जीवन में आज दूसरी बार अपने गांव जाने के लिए। टिकट लेके निकली शाम के समय यहाँ से ट्रेन, और नागपुर से उसकी गांव की दूरी यही कोई 10 घंटे करीब की थी। 7 बजे करीब ट्रेन निकली, तो उसने सोचा कि मैं अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास तो पहुँच ही जाऊँगा। अब रात के तकरीबन 11:30 या 12 बजे भाई इसकी नींद लग गई थी अपनी सीट में लेटे लेटे। ट्रेन थोड़ी खाली ही थी। अचानक से इसके पैर को किसी ने हिलाया। इसने आँख खोला तो देखा कि सामने टीसी है। टीसी ने बोला कि चलो भाई टिकट दिखाओ, कहाँ उतरना है। उसने टिकट दिखाया। टीसी बोलता है, हैं क्यों भाई, तुमने चढ़ने से पहले इस ट्रेन का नंबर, नाम ऐसा कुछ पता करने की कोशिश नहीं की है क्या? ये बोलता है, सर मतलब मैं समझा नहीं। सर बोलते हैं कि अरे भाई ये ट्रेन जा रही है कोलकाता की तरफ, और तुमको जहाँ गांव जाना है तुम्हारे, वो तो अलग ही रूट में है। ये ट्रेन वहाँ पे जाती ही नहीं है। अब चलो फाइन निकालो, तुमने गलत टिकट पकड़े हो और गलत ट्रेन में चढ़ गए। तो ये बोलता है, सर मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हूँ, घर से बहुत दूर रहता हूँ। टीसी ने बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। टीसी थोड़ा रूडली बोलने लगा। उसके रूडली बोलने की वजह से आजू बाजू के लोगों की नींद खुल गई। टीसी ने बोला कि मैं तुम जैसे लोगों ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, किसी और की टिकट चोरी वोरी करके तुम चढ़ गए होंगे कि ये ट्रेन में चढ़ जाएंगे, चले जाएंगे, पढ़े लिखे हो, इतना तो समझना चाहिए। बोलता है, नहीं सर मुझे माफ़ कर दिया, ऐसा बोल के रोने लगा। अब ये रोए ना तो टीसी का मन थोड़ा सा पिघला। टीसी ने बोला कि ठीक है, हमारे नियम है तो नियम है, एक काम करते हैं, अगला जो स्टेशन आ रहा है उस स्टेशन में उतर जाओ। तुम्हारे गांव की ट्रेन वहाँ पर आएगी थोड़ी देर में, तुम उस ट्रेन में चढ़ जाना और अपने गांव निकल जाना। चलो कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, हम तुमको माफ़ करते हैं। ये बोलता है, सर अगला स्टेशन कौन सा आ रहा है? टीसी बोलता है, गांवपुर। ऐसा बोल के आगे निकल गया। टीसी ने जैसे ही गांवपुर बोला है ना, जो बाजू वाले जो अंकल जी थे, टीसी और इसकी बहस से जाग गए थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अंकल जी बोलते हैं कि बेटा सुन, अगला गांव गांवपुर आ रहा है, तू वहाँ पे बिल्कुल भी मत उतरना।
तो ये बोलता है क्यों अंकल जी, टीसी अंकल ने बोले हैं कि मैं उतर जाऊं। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उस गांव का नाम जैसा नॉर्मल सा है ना, वैसे उस गांव को नॉर्मल मत समझना। वो एक बहुत ही खतरनाक गांव है और वहाँ पर तेरे जैसा साधारण से लड़के का उतरना ठीक नहीं है, वो भी आधी रात का है। ये बोलता है नहीं अंकल, ये ट्रेन कोलकाता जा रही है, उतने बड़े शहर में उतरने से अच्छा है कि मैं छोटे गांव में उतर जाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो एक आधी ट्रेन आती होगी। अगली ट्रेन टीसी सर ने बताया कि मेरे ही गांव की आने वाली है, तो यहीं पे उतर जाता हूँ भैया। वो उतने बड़े शहर में उतरूँगा, फालतू गुमगुमा गया तो मेरे को तो नागपुर इतना बड़ा शहर लगता है, कोलकाता तो और बड़ी जगह है, मेरे को नहीं समझेगा, मैं उतर रहा हूँ। इनका ये बात करना हुआ है कि ट्रेन ऐसा हॉर्न मार के रुकने को हुई, यानी कि गाँवपुर स्टेशन आ गया। ये अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ निकलने लगा। अंकल पीछे से आवाज़ देते रह गए, अरे बेटा रुक, सुन तो, तू यहाँ मत उतर, मेरी बात सुन। लेकिन ये सुना नहीं और उतर गया। उतरा, ट्रेन निकल गई। अभी उतर के इस गांव का, इस स्टेशन का माहौल देख रहा है। ये बड़ा अजीबो गरीब और रहस्यमय माहौल। अजीबो गरीब इसलिए कि ये रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन कोई तो दिखना था। एक गार्ड, एक स्टेशन मास्टर, कुछ तो होना था, टिकट काउंटर में किसी को तो होना था, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट चल रही है, वो भी टिमटिमाती हुई, मतलब जो कि स्टेशन के अंदर ही है, ये खुले में टाइप का स्टेशन था। इसने सोचा कि मेरी ट्रेन कब आएगी, कितने बजे, कहाँ आएगी, ये मुझे कौन बताएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एक उसको टूटी फूटी सी बेंच जैसी दिखी, सीमेंट की, जैसे कि स्टेशन में होती है। ये उसमें जाके बैठ गया, इंतज़ार करने लगा कि कोई तो दिखाई दे, ट्रेन की हॉर्न तो सुनाई दे। लेकिन आधे घंटे बीत गए, किसी का कोई नामो निशान नहीं। स्टेशन का माहौल और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था समय के साथ। जैसे जैसे रात और ऊपर चढ़ रही थी, वैसे वैसे कुत्तों के रोने की आवाज़ें इसको बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी। हल्की हल्की ठंडी चलती हुई हवा इसके मन में एक सिरहन सी पैदा कर दे रही थी। अजीब सा सन्नाटा था यहाँ पर, अजीब सा अंधेरा था। आधे घंटे बाद ये जब थोड़ा घबराने लगा, इससे कंधे में किसी का टैप आता है। ये घबराकर तुरंत पीछे पलट कर देखता है कि कौन है। जब चेहरा उसने क्लियरली देखा तो ये समझा, रे मामा जी आप यहाँ पे। पीछे खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं, इसका खुद का सगा मामा था, जिस मामा से ये पिछले कम से कम 1 साल से नहीं मिला था, क्योंकि मामा अपने गांव में रहते थे और मिलना जुलना थोड़ा भाई अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी होते हैं, तो कम था। मामा जी बोलते हैं कि बेटा तू यहाँ पर कैसे पहुँच गया। ये बोलता है कुछ नहीं मामा जी, मैं एक ट्रेन से आ रहा था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। मामा जी ने बोले कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं भी इस रास्ते से गुजर रहा था और फिर देख मैं भी यहाँ पर फंस गया। चल बेटा कोई बात नहीं, तेरे गांव की जो ट्रेन है ना, मुझे पता है अभी से 4 घंटे बाद आएगी। रात के अभी 1-1:30 बज रहे हैं, लगभग 5 बजे के आसपास यहाँ पे तेरे गांव वाली ट्रेन आएगी। तब तक हम बाहर से कुछ खा के आ जाते हैं। तूने तो खाना वाना तो खाया नहीं होगा, अब तू शाम को निकला है नागपुर से तो। ये बोलता है हाँ मामा जी कुछ नहीं खाया हूँ, यहाँ पे कुछ खुला होगा क्या। बोले हाँ रेलवे स्टेशन है तो आगे तो खुला मिलेगा ही, और मैं तो टहलते टहलते बाहर गया था, लोग भी दिखाई दिए थे। ये बोलता है ठीक है मामा जी, चलो चलो चलते हैं। मामा जी आगे आगे चलने लगे, ये पीछे पीछे। चलते चलते ये लोग स्टेशन के प्रीमाइसेस को पीछे छोड़ दिए। ये और चल रहे हैं और चल रहे हैं, लेकिन ना कोई गांव, ना कोई घर, ना बस्ती और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा है। रास्ते में 1-2 कुत्ते दिखाई देते जो इन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते, काटने के लिए भी इनकी तरफ आते, लेकिन ये जैसे तैसे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे चलते 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 15 मिनट बीत गए, लेकिन ये सिर्फ सुनसान रास्ते ही चले जा रहे थे। और ये बीच बीच में कई बार मामा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मामा जी कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ हैं दुकानें, लोग कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, कितनी देर और चलना पड़ेगा। मामा जी इसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। मामा जी चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। थोड़ी और दूर चलने के बाद एक खुला सा मैदान आया। इस खुले से मैदान में एक चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे में मामा जी ने इसको इशारा करते हुए बोले कि बेटा बैठ जा, और ये जो आग जल रही है वहाँ पे थोड़ा आग ताप, ठंडी हवा चल रही है ना, थोड़ी ही आगे दुकान है, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करके लेके आता हूँ। तो यहाँ से उठ के कहीं और मत जाना, वरना बिना मतलब के तू गुमगाम जाएगा और टेंशन हो जाएगी। सही में वहाँ पे हल्की हल्की धीमी धीमी आग जल रही थी, जैसे थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले किसी ने वहाँ पे आग जलाया हो। ये बढ़िया उस चबूतरे के ऊपर बैठ के मस्त आग तापने लगा। अच्छा लग रहा है यार, बहुत ठंडी लग रही थी इससे पहले तक। इसका ये करना हुआ ही है। मामा जी गए हैं, 2 मिनट हुआ ही है कि कोई भागते हुए आता है इसके पास।
इसके तुरंत हाथ को पकड़ा और खींच के उस चबूतरे से नीचे उतार दिया। ये बोला कौन है आप और इस तरह से क्यों आ गए मेरे पास? ये आदमी दिखने में बड़ा भयंकर था यार, लंबा चौड़ा, काले रंग की, इसने पूरा एक लंबा सा गाउन जैसा पहना हुआ है, जैसे कि मतलब आप लोगों ने फिल्मों में देखे होंगे जैसे तांत्रिक बाबा लोग पहनते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी है और लाल चटकदार आंखें हैं। और इनके पास ना मतलब एक हाथ में एक ऐसी माला थी ना, जिस तरह की माला, जिस तरह की चीज़ या फूल इसने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये जो कोई भी अंकल जी आए थे, जो कोई भी आदमी आया था, उसने खींच के अनिल को नीचे उतारा और बोला कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चल यहाँ से निकल। ये बोला कि क्यों, रुक जाइए, मेरे मामा जी आने वाले। अरे तू अपने मामा जी के बारे में सोचेगा या अपनी जान के बारे में सोचेगा, चल, ऐसा बोल के झटके से खींचे हैं और पूरी ताकत से इसके हाथ को पकड़ते हुए मतलब घसीटते हुए आगे दौड़ने लगे। ये जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उनके पीछे पीछे भागने लगा और उसके कान में यही आवाज़ गूंज रही है, तुझे अपने मामा जी के बारे में ही सोचना है या खुद की जान बचाना है। ये भागते 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 5-7 मिनट बाद एक छोटे से मंदिर के सामने पहुंचे। ये मंदिर छोटा सा था यार, 3-3.5 फीट की हाइट रही होगी, इतना चौड़ाई में रहा होगा बस। इतना बड़ा मंदिर था। वहाँ पे पर्दा लगा हुआ था और गेट था, वो गेट में ताला लगा हुआ था। वो जो कोई भी आदमी था ना भाई, उसने अपने पास से चाबी निकाला, उसको खोला और सबसे पहले इसको अंदर घुसा। बोले घुस, नहीं तो आज तेरी मृत्यु पक्की है। ये अंदर घुसा और फिर वो भी अंदर घुसे, बाबा जी भी, और वो गेट को अंदर से ही ताला लगाए, पर्दा बंद किए और बैठ गए। सामने काली माता की मूर्ति है और थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा है किसी ने अगरबत्ती वगैरह जला के, धूप बत्ती वगैरह जला के यहाँ से गया हुआ है। माता काली की पूजा करके यहाँ से कोई गया हुआ है। तो ये सुन्न रह गया कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। ये बाबा जी की तरफ देख के बोलता है कि आप है कौन और मुझे इस तरह से भगाकर यहाँ पर लेकर क्यों आ गए। बाबा जी क्या बोलते हैं कि तुझे पता भी है तू कहाँ पर बैठा हुआ था। ये बोलता है हाँ, एक मैदान में चबूतरे में बैठा था, आपने तो मुझे वहाँ से खींच के लेके आए ना। बोले तेरे को पता भी है तू किस चीज़ में अपने हाथ ताप रहा था, हाथ सेक रहा था। बोले हाँ, वो आग जल रही थी, थोड़ी ही आगे कुछ खाने का है, मेरे मामा जी वहाँ से कुछ खाने का लेके गए थे। बोले तू कितना बड़ा मूर्ख है, तुझे पता भी है तू जहाँ पर बैठा हुआ था वो एक शमशान घाट का चबूतरा था। जिस आग को तू नॉर्मल आग समझ के हाथ ताप रहा था ना, वो किसी की चिता थी, जो कुछ घंटे पहले ही जलाई गई थी। और तू जिसे अपना मामा समझ रहा था ना, वो कोई जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि वो एक प्रेत आत्मा थी। इसका दिमाग उड़ जाता है। आप क्या बोल रहे हैं अंकल जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल जी बताते हैं कि बेटा तू समझेगा भी नहीं, इस गांव को तो अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाए हैं। आज से कई साल पहले एक महिषासुर नाम का खतरनाक राक्षस एक बार भ्रमण करते करते इस गांव में पहुंचा। उसको ये गांव बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग उसको अच्छे लगे। उसने इस गांव को आशीर्वाद दे डाला कि यहाँ पर या फिर इस गांव की सीमा के आसपास भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कई हजार सालों के लिए यहीं पर बस जाएगी। न उसका वापस से जन्म होगा, ना ही मृत्यु। वो हर चीज़ के बंधन से छूटकर यहाँ पर कई हजारों साल तक रह पाएगी। यहाँ पर मेरा साम्राज्य होगा। ऐसा वो आशीर्वाद देकर यहाँ से निकल पड़ा। भाई उसके बाद से जिस किसी भी इंसान की इस गांव के आसपास मृत्यु होती है ना, तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा यहीं पर रहती है। और तू जो बता रहा है ना, ऐसे बहुत सारे कांड बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं। हो सकता है तेरे मामा भी यहीं से कहीं से गुजर रहे होंगे और उनकी भी मृत्यु हो गई होगी। उनकी आत्मा थी बेटा। मैंने तुझे ना स्टेशन के पास ही देख लिया था, तू किसी से बात करते हुए चल रहा था। मैं देखने की कोशिश भी कर रहा था तू बात किससे कर रहा है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। मैं तुरंत समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं तेरा पीछा करने लगा। पीछा करते करते शमशान घाट तक आ गया। इस पेड़ के पीछे से छुपकर मैं तुझे देख रहा था। तेरी बातों से, तेरे बोलने के लहजे से मुझे समझ में आया कि वो जो भी शक्ति तुझे दिखाई दे रही है वो तुझे छोड़कर कुछ समय के लिए कहीं गई हुई है। मैं भागते हुए आया और तुझे खींच के यहाँ पर लेकर आ गया। तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, माता काली ने मुझे सही टाइम पर भेज दी। अब यहीं पर रहे, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। एक बार सूर्योदय हो जाए तो भागते हुए सीधे स्टेशन पहुंचना, अपनी ट्रेन पकड़ना, अपने गांव निकल जाना और इस गांव के बारे में अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना।
कि आज रात को क्या हुआ, वरना तू अपनी जीवन जो है ना वो आसान तरीके से कभी नहीं काट पाएगा। ये गांव बहुत विचित्र है बेटा, तू आराम कर। ऐसा बोल के ना उसके सिर में ऐसा हाथ फेरने लगे। बहुत हाथ फेर रहे हैं, बहुत हाथ फेर रहे हैं, इतने प्यार से ना कि इसको वहीं पर बैठे बैठे नींद आ गई। वो बाबा जी के कंधे में सिर रख के सो गया। फिर कुछ देर बाद इसको बाहर से चिड़ियों की आवाज़ आती है, जैसे चिड़िया ची 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 करती है ना सुबह के वक्त, इसकी उस आवाज़ से नींद खुलती है। नींद खुलती है तो ये शॉक्ड, बाजू में बाबा जी नहीं है, सिर्फ काली माता की मूर्ति है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये तुरंत गेट की तरफ देखा, गेट लॉक्ड है, बाहर से ही ताला लगा हुआ है। अभी ये डर गया बहुत ज़ोर से यार, और गेट ज़ोर ज़ोर से धड़ 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 करने लगा कि खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो। क्योंकि इतनी भी सुबह नहीं हुई थी, अभी सुबह सुबह का वक्त हुआ था, मतलब यही कोई 5 साढ़े 5 बजे का। लेकिन किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 10-15 मिनट बाद जब इसका पूरा दम घुटने लगा डर के मारे ना, क्योंकि छोटी सी भी तो जगह थी ना, गेट का ताला कोई खोलता है। जैसे ही खोला ये डर के बाहर निकला, देखा कि एक पुजारी जी हैं 60-65 साल के। पुजारी जी बोलते, अरे बेटा तू यहाँ पर क्यों आया और कौन है तू, कैसे आया? पुजारी जी से बोला पानी। पुजारी जी ने अपने पास बॉटल रखे हुए थे, इसको पानी दिए, पानी पिया और अब पुजारी जी को पूरी बात बताया। पुजारी जी एक बार मुस्कुराए, बोले कि बड़े अच्छे किस्मत वाला है बेटा तू, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना वो काली माता के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। तू जो कुछ भी बताया महिषासुर वाली कहानी, ये पूरी तरह से सच है। लेकिन जिस आदमी का तूने विवरण बताया ना बेटा, उस वेशभूषा वाले, उस विवरण वाले इंसान को तो हम जानते ही नहीं हैं। हम इस गांव में ही पैदा हुए, यहीं पर बुढ़े हो गए। एक एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं। ये व्यक्ति इस मंदिर का पुजारी नहीं है। कई अरसों से हमारी ही पीढ़ी के लोग इस मंदिर की पूजा आराधना कर रहे हैं। आज के बाद से समझ लेना, जीवन में किसी भी तरह की परेशानी होगी ना, तो माता काली का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। जा अपनी ट्रेन पकड़ और निकल जा इस गांव से, फिर कभी लौट कर मत आना। ये भागते 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 स्टेशन पहुंचा, और किस्मत से इसकी ट्रेन लेट थी, ये स्टेशन पहुंचा ही है और 10 मिनट बाद इसकी ट्रेन आ गई। ये ट्रेन में चढ़ा और सोचता ही रह गया कि आखिर इसे जो शमशान घाट में मिला था वो था कौन? वो इंसान ही था या फिर कोई दिव्य शक्ति? सोचते 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 आज 32 साल बीत चुके हैं। उनका बेटा भी हो गया है। वो अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार में सबको ये कहानी सुनाए। और इस पूरी पूरी घटना की पूरी पूरी कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अनिल जी के बेटे आदित्य ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैं शॉक्ड रह गया कि क्या हुआ भाई। मतलब मैं भी सोचती रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है किसी के साथ। और वो जो आदमी दिखाई दिए होंगे इनको, माता काली के भेजे हुए दूत होंगे, दूध थे। जो कि आए थे बचाने के लिए, और एक बहुत ही अच्छी तरह से बचा के उनको वहाँ से निकाले। और बाद में पता चला उनके मामा जी की मृत्यु हुई थी या नहीं वहाँ पे। मृत्यु हो गई थी, हाँ, ये बताना भूल गया। हाँ। जब मम्मी के पास पहुँचे तो मम्मी ने बोली कि बेटा हाँ, हम तुझे बता नहीं पाए थे, दरअसल हम चाहते थे तो अपनी पढ़ाई में फोकस करे, तो बहुत ज़्यादा चिंता में चले जाता, तेरे मामा जी की मृत्यु हो गई थी। और हो सकता है मामा जी की मृत्यु उसी गांव में हुई होगी, इसीलिए उनकी आत्मा इतने टाइम से वहां पे भटक रही थी। अब महिषासुर ने श्राप दिया है तो लोगों की आत्मा, श्राप कहें या वरदान? वरदान तो नहीं बोल क्या सकते, बोलेंगे क्योंकि मालूम हजारों नहीं। साल तक किसी की आत्मा भटक रही है तो उसको वरदान तो नहीं बोल सकते। उसकी लैंग्वेज में वरदान होगा, हाँ, क्योंकि वो राक्षस था। हाँ, लेकिन इंसानों के लिए वरदान नहीं हो सकता, क्योंकि श्राप हो गया। इंसानों को कोई जन्म मिले, जो भी चीजें वो भुगते, प्रेत योनि में रहे तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फिर उसको मुक्ति मिल जाए, यही चाहता है हर इंसान, या हो या प्रेत हो, वो यही चीजें चाहता है। सही बात है। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। आप लोग खुद ध्यान से सुनना है, इस घटना से वो लोग लिटरली मौत के मुंह से निकल कर बाहर आए थे। हुआ कुछ ऐसा था, 2005 में चलते हैं, डिटेल में समझाते हैं। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। ये जो थे संकेत नाम के व्यक्ति, इनके टोटल 5 फ्रेंड्स थे। ये लोग पढ़ाई करते थे, सेकेंड ईयर में थे। लेकिन सीन ये था कि जब कभी भी कोई इवेंट्स वगैरह आते थे ना, तो ये जो 5-6 फ्रेंड्स थे ना, वो इवेंट्स करने के लिए चले जाया करते थे, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग वगैरह भी होती थी, थोड़ा पैसा कमा लेंगे तो क्या बुराई है। तो ऐसे ही ये लोग आज एक इवेंट करने गए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये डेथ एनिवर्सरी के कारण जो महालक्ष्मी रेस कोर्स है वहाँ पे कुछ तो भी रखा गया था। तो केटरिंग का काम संभालने के लिए ये लोग वहाँ पर गए हुए थे।
संकेत जी और उनके 5 फ्रेंड्स, जिसमें टोटल 3 लड़कियां थी। और कितने लड़के हो गए? संकेत जी को मिला के 3 लड़के हो गए। 3 लड़के 3 लड़कियां। ये लोग अपना दिन में बढ़िया वहां पे केटरिंग का काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बढ़िया सब कुछ हो रहा है कि अचानक से काम खत्म होने को, सब कुछ खत्म होने को लगभग 2 घंटे बाकी है। इनके ग्रुप की एक लड़की को बहुत अनईजी सा फील होने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं और वो तबीयत खराब होने की वजह से तुरंत ज़मीन में बेहोश होकर जैसे गिर जाती है। तो अपनी फ्रेंड की एक ऐसी हालत देखकर ये पूरा जो सर्कल था बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया यार कि अरे रश्मि को क्या हो गया, क्या हो गया, उठाओ उठाओ उठाओ। रश्मि को पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू पानी पिला रहे हैं, कोई दवाई का घोल पिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रश्मि को कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। ग्रुप के जितने भी लोग थे, संकेत जी खुद, वो ये डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं यार, ठीक है हो गया, वो अपना इवेंट जितना करना था, कमाना था, जितना कमा लिए, अभी रश्मि को लेकर जाना पड़ेगा, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती लग रही है। ये लोग वहाँ से निकले, महालक्ष्मी स्टेशन पहुँचे और वहाँ से इन लोगों को दादर की ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि दादर ये लोग पहुँचते तभी यहाँ से कहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि कोई सेंट्रल लाइन में रह रहा है तो कोई वेस्टर्न लाइन में, और दादर स्टेशन क्या है, मेन जंक्शन है, वहाँ से इधर उधर अलग अलग लाइन में ट्रेन जाती है। तो ये लोगों ने महालक्ष्मी से लोकल ट्रेन पकड़े और दादर पहुँच गए। दादर पहुँच के एक लड़का और एक लड़की इस ग्रुप के ये कहते हैं कि यार अब शाम तो हो ही गई है, अब हम लोगों को भी लगता है कि चले जाना चाहिए, अब इसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक से समझ में आ रही है, तो अब क्या करेंगे सब लोग रुक के, बहुत थकान हो गई है, हम लोग वैसे भी दूर रहते हैं कल्याण में, हम लोग निकल जाते हैं। ऐसा बोल दिए, वो दोनों साइड हो गए। तो संकेत जी और बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने बोले ठीक है भाई, अगर तुम लोग को जाना ही है तो निकल जाओ। वो लोगों ने फटाक से दादर से कल्याण की ट्रेन पकड़े और डायरेक्ट अपनी ट्रेन पकड़ के निकल गए। अब 6 लोगों में से 2 लोग तो निकल लिए, बचे 4 लोग, संकेत जी और उनका एक फ्रेंड, और रश्मि जिसकी तबीयत खराब हुई थी, और रश्मि की एक फ्रेंड, मतलब 2 लड़के 2 लड़कियां। अब रश्मि जिसकी तबीयत खराब हुई थी वो एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की थी। तो ये बाकी तीनों ने सोचा यार रश्मि की इतनी तबीयत खराब है और हॉस्टल में आज उसका स्टे करना बिल्कुल भी ठीक समझ में नहीं आ रहा है, रात बेरात ऐसी तबीयत खराब हो गई तो कैसा करेंगे। अब मैं ये बात 2005 की कर रहा हूँ, उस ज़माने में ऐसी कैब्स वगैरह इतनी नहीं चलती थी कि कुछ दिक्कत हो जाए तो फटाक से कैब को बुलाओ, हॉस्पिटल लेके दौड़ जाओ, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मोबाइल में चेक कर लो अच्छा कौन सा हॉस्पिटल खुला है, यहाँ जाना है, ऐसा नहीं था। उस समय सब खुद से पता लगाना पड़ता था। तो इसी वजह से इन लोगों ने सोचे कि एक काम करते हैं, रश्मि को आज दिव्या के साथ छोड़ देते हैं। दिव्या कौन? जो एक लड़की रुकी हुई थी यहाँ पे। तो दिव्या रहने वाली थी विट्ठलवाड़ी की। अब विट्ठलवाड़ी भी कल्याण से कोई बहुत दूर नहीं था, कल्याणवाड़ी तो पहले निकल गए थे, लेकिन ये विट्ठलवाड़ी वाली जो दिव्या थी ना वो रुकी हुई थी, क्योंकि उसको रश्मि की एक्चुअल चिंता थी। उसने बोली कि यार ऐसा है तो ये मेरे घर रुक जाएगी, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो संकेत और संकेत के फ्रेंड ने भी, जो लड़का था, उसने ये बोला कि हाँ यार अच्छी बात है, तो चलो सब लोग चलते हैं विट्ठलवाड़ी, तो तुम दोनों को हम लोग छोड़ देंगे तुम्हारे घर पे और हम लोग फिर अपना निकल जाएंगे। तो ऐसा बोल के इन लोगों ने विट्ठलवाड़ी की ट्रेन पकड़े दादर से और पहुंच गए वहाँ पे। और फिर वहाँ से ऑटो वगैरह करके जैसे तैसे करके दिव्या के घर पहुँचे। दिव्या रश्मि को छोड़े कि दिव्या की मम्मी ने थोड़ा नाश्ता ला दी, चाय पानी नाश्ता चाय पानी करते हुए थोड़ा टाइम निकल गया। अब हो गई अच्छी खासी रात, बहुत रात हो गई, लगभग रात के लिटरली 12 साढ़े 12 बज गए, बहुत टाइम निकल गया। अब ये दोनों ने बोले, दोनों लड़कों ने, अब दोनों लड़कियां तो रुक गई, ये रुकने वाली है ना रश्मि तो दिव्या के घर पे तो बैठे हुए हैं ये लोग। अब दोनों लड़के बोलते कि ठीक है आंटी जी, ठीक है दिव्या रश्मि हम लोग निकल रहे हैं, हमें भी बहुत दूर निकलना है। तो आंटी ने बोली भी थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए कि थोड़ा रुक जाओ यार, अब इतनी रात हो गई है, 12:30 बज रहे, कहाँ जाओगे। लेकिन ये दोनों लड़के थे और समझ रहे थे ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा रुकना यार, हम लोग भी बड़े हो गए, बच्चे नहीं है। बोले नहीं आंटी हम निकल जाएंगे, उतना कोई टेंशन वाली बात थोड़ी, मुंबई है। बोले ठीक है, ऐसा थोड़ा संभल के जाना, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम यहाँ से जाओगे, कल्याण स्टेशन से पकड़ना चाहते हो ना ट्रेन। इन लोगों बोले हाँ कल्याण स्टेशन से, विट्ठलवाड़ी से कल्याण का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये दोनों बोले हाँ कल्याण स्टेशन में से पकड़ना चाहते। तो आंटी ने बोली कि देखो अभी तुम बाहर निकलोगे ना, तुमको ऑटो वगैरह इतनी इजीली नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना घर क्या थोड़ा सा अंदर है और अभी रात बहुत हो गई है, तो ऑटो इजीली नहीं मिलेगी, तुमको पैदल ही जाना पड़ेगा, और पैदल ही जाना चाहिए, बात करते करते निकल जाओ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ी आगे जाओगे
लेन से सीधे सीधे जा रहे हो ना, तो तुमको एक ब्रिज मिलेगा, वो ब्रिज से सीधा ऊपर चढ़ के ही कल्याण स्टेशन की तरफ जाना, वो ब्रिज को छोड़ के नीचे वाले रास्ते से मत जाना। इन लोगों ने ठीक है आंटी हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा बात करते करते ये लोग आगे बढ़ गए। अब बढ़िया हो गए हैं, मशगूल हो गए हैं, पहली बार ऐसा मौका मिला है। कम उम्र के ही तो थे, इतने भी उम्र के नहीं थे, सेकंड ईयर में पढ़ने वाले लड़के थे दोनों, कि चलो यार आज घर जाने की इतनी टेंशन नहीं हुई, घर में अच्छा कड़क वाला बहाना दे सकते हैं कि हमारे ग्रुप की लड़की की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी मदद करने चले गए थे, फिर हम लोग इधर रुक गए थे उधर रुक गए थे, तो घर नहीं जाना है, आज रात भर करना है पार्टी। लेकिन कल्याण में पार्टी नहीं, पार्टी कहीं और करना है, या तो बोरीवली जाएंगे या तो चेंबूर जाएंगे, ऐसा बोल के, लेकिन पहले कल्याण स्टेशन तो पहुंचना जरूरी है। तो बात करते करते, प्लानिंग करते करते ये लोग कल्याण स्टेशन की तरफ निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद वही ब्रिज आया जिस ब्रिज के बारे में आंटी ने बताई थी। क्या बोली थी कि ब्रिज आएगा तो ब्रिज के ऊपर से ही कल्याण स्टेशन की तरफ जाना, ब्रिज के नीचे की तरफ से मत जाना। लेकिन ये जब ब्रिज चढ़ने ही वाला था, मतलब आगे आगे तो संकेत जी ही चल रहे थे, संकेत जी जब ब्रिज चढ़ने ही वाले थे कि अचानक से वो फ्रेंड उनका रुकता है, अरे संकेत रुक, किधर ऊपर चढ़ रहा है, देखना ये ब्रिज के नीचे से एरो बना हुआ है कल्याण स्टेशन का, ब्रिज के नीचे से जाना है। संकेत जी पलट के बोलते, अरे भाई आंटी ने बोली तो थी, दिव्या की मम्मी ने, वो यही के रहने वाले हैं, अपन तो बाहर रहते हैं, अपने को मालूम नहीं है। उन्हें बोली थी कि ब्रिज के ऊपर से ही जाना, नीचे से मत जाना। तो तुम नीचे से जाने के लिए क्यों कह रहा है? संकेत जी का फ्रेंड फिर से कहता है कि एरो जब नीचे से ही तो अपन ऊपर से क्यों जाए। ये दोनों की इस बात में यहाँ पर बहस हो गई, लेकिन फिर फाइनली संकेत जी को अपने फ्रेंड की बात मानना ही पड़ा, क्योंकि उनका जो फ्रेंड था थोड़ा अड़ियल टाइप का था। वो मालूम था संकेत जी को, अगर मैं नीचे से नहीं गया ना तो हम लोग रात भर यहीं पे खड़े होकर बहस करते रह जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो इतना जिद्दी है। इसलिए संकेत जी ने बोल दिया कि ठीक है भाई चल नीचे से ही चल लेते हैं। अब ये लोग नीचे से बढ़ चले, लेकिन जैसे ही ये लोग ब्रिज के नीचे पहुंचे, पहले तो सीधा सीधा लेन, फिर राइट लेंगे तो ब्रिज आएगा ना, तो उस लेन से नीचे नीचे करके जा ही रहे हैं। और जैसे ही ब्रिज के नीचे पहुंचे हैं, संकेत जी को बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा, अजीब सा। मतलब ठंडी का मौसम था तो ठंडी ठंडी लगना चाहिए ना, यहाँ पे एक अलग ही टाइप की उनको गर्मी लगने लगी। और कई बार कुछ निगेटिव एनर्जीज ऐसी भी होती है जिनकी मौजूदगी की वजह से थोड़ी गर्माहट भी फील होती है। तो इनको बहुत हैरानी हुई कि दिसंबर का महीना है और प्रॉपर ठंडी है, मुझे ऐसा यहाँ पे एकदम अनईजी सा गर्मी गर्मी जैसा क्यों महसूस हो रहा है। ये लोग चलते गए, थोड़ी आगे जाने के बाद संकेत जी को ये फील हुआ कि मेरे पीछे कोई तो भी दौड़ के आया। ये झटके से पलट के देखे, लेकिन पीछे कोई भी नहीं। तो ये किस तरह की फीलिंग थी, कोई दौड़ के आया। रास्ता, सड़क, ये ब्रिज के नीचे वाला एरिया पूरी तरीके से सुनसान था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और लगभग 1 बज रहे थे। इनको थोड़ा अजीब लगा, अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बोले और फिर कंटिन्यू करते रहे चलना। थोड़ी आगे चले और फिर से ये फील हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है, लेकिन इस बार कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्तों का झुंड। ये फिर घबरा कर पीछे पलट कर देखे तो पीछे किसी को भी नहीं पाए। अरे साला ये हो क्या रहा है? इन्होंने फिर से अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी आगे जाए, फिर ऐसा लगे कि इनके बाजू बाजू में इस तरफ कोई चल रहा है जबकि फ्रेंड तो इस तरफ था। फिर पलट कर देखे कोई नहीं। फिर थोड़ी आगे गए, फिर कंधे में आया टैप राइट वाले। अब जैसे ही टैप आया तो ये घबरा कर तुरंत पलटे हैं। तो एग्जैक्टली इनको अपने बाजू में तो कोई नहीं दिखा, बल्कि इनको थोड़ी आगे इनके राइट साइड में ही एक पिलर दिखाई दिया, ब्रिज का पिलर। और दिखाई दिया उस पिलर में टिक के लिटरली 11-12 फीट का एक आदमी खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रहा है और इनको बहुत वियर्ड तरीके से देख के स्माइल दे रहा है। अब इतना लंबा कोई आदमी अचानक से दिखे तो यह अविश्वसनीय होगा और बहुत ज़्यादा डरा देने वाला होगा। सबसे पहले इन्होंने उसके पैर की तरफ देखे कि पैर में कुछ ऐसा तो नहीं पहना है जिससे हाइट लंबी होती है, कुछ ऐसा करतब दिखाने वाला तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो नॉर्मली इंसान था और पैर में जूते से पहने हुए दिख रहा था। ये घबरा गए भाई, और तुरंत ही इन्होंने भगवान श्री स्वामी समर्थ का नाम लेना शुरू कर दिए। उनका नाम ले रहे और सीधे सीधे करके चलने लगे। थोड़ी आगे गए और एक मोड़ आया, उस मोड़ से मुड़े, फिर सीधे सीधे चले और फिर एक और मोड़ आया। फिर आखिरकार ये वापस से उसी जगह आ गए जहाँ पर इनको वो आदमी दिखाई दिया था। फिर नाम लिए स्वामी समर्थ का, फिर आगे बढ़े, फिर मोड़ आया, फिर एक और मोड़ आया, फिर आगे बढ़े।
वही पिलर। बार 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 ऐसा लगा कि ये लोग लूप में घूमने लगे। इस सर्कल से बाहर निकलने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, कहीं और मुड़ने का या सीधे चलने का कुछ रास्ता ही नहीं है। ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए अंदर ही अंदर, लेकिन एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हैं कि हमने कुछ महसूस किया, हमने कुछ फील किए। अचानक से संकेत जी ने अपने फ्रेंड से बोले कि तू भी वही फील कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। संकेत जी का फ्रेंड बोलता है कि हाँ, सीधे सीधे चलता रहे और पीछे पलट कर मत देखना, मन में भगवान का नाम लेता रहे। और उसी समय इनको अपनी मम्मी की कही हुई एक बात याद आई। इनकी मम्मी हमेशा से ये बात कहती थी कि कभी भी कोई भूत प्रेत दिखाई दे, कोई भूतिया एक्टिविटी फील हो जाए तो ज़्यादा घबराना मत, ये दिखाना मत कि तू डर गया है। अगर तू अपने डर को दिखा दिया तो ऐसी शक्ति और ताकतवर हो जाएगी और तुझे तुरंत ही नुकसान पहुंचा देगी, और वो नुकसान इतना खतरनाक होगा कि एक तरीके से तेरे ऊपर भूत लग जाएगा, इतना खतरनाक नुकसान होगा वो। तो अपने डर को उस समय के लिए कंट्रोल करना। उन्होंने अपनी मम्मी का ही नाम लिए, याद किए, स्वामी समर्थ को याद किए और बढ़ते 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 3-4 राउंड मार दिए उस जगह के। और हर एक राउंड में एक और चीज, हर एक राउंड में वो पिलर और वो जो आदमी था पिलर से टिका हुआ, वो रोड के और नजदीक इनको दिखाई देता। अब क्या हो, अब इन लोगों को लगा कि अपना खेल खत्म। लेकिन इन लोगों ने ये चीज सोचे ही है कि देखो भगवान भी हमको बचाए नहीं, आज कोई ट्रिक ने काम नहीं की। और ये सोच के मोड़ लिए ही हैं कि मोड़ में अचानक से इनको एक अंकल दिखाई दिया। वो अंकल एक वुडन बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। अभी तक कम से कम 15 राउंड मार दिए थे उसी मोड़ के, उसी जगह के। वो 15 राउंड में वो अंकल एक बार भी नहीं दिखा। इस बार जैसे ही दिमाग में आया कि अब हमारा खेल खत्म, वो साला पिलर बार बार आगे आता हुआ समझ में आ रहा है हर एक राउंड में। अब वो पूरा रोड के सामने होगा वो पिलर। तभी वो अंकल वो मोड़ में दिखाई देती है। वो अंकल भी इनको बड़े ध्यान से देख रहे हैं और वो अंकल को देख के इनको थोड़ी एक पॉजिटिविटी आई कि अंकल नॉर्मल है। ये लोग रुके और अंकल के पास जाके बोलते हैं, अंकल हम यहाँ पे ऐसा लग रहा है भटक गए हैं, कल्याण स्टेशन किस तरफ से जाना है आप बता सकते हैं क्या? अंकल एक वियर्ड से स्माइल लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो नहीं जा पाओगे कल्याण स्टेशन या कहीं और, फंस के रह जाओगे यहाँ पर। ज़मीन में उनके जस्ट बाजू में एक लोहे की रॉड रखी हुई थी, लोहे की छड़ जो कि एक हुक जैसी मुड़ी हुई थी। उस छड़ को उठाए, वो बोले पकड़ो दोनों में से कोई भी एक। पकड़ लिए संकेत जी ने, बोले इसको पकड़े पकड़े जाओ और अब जहाँ रास्ता ले जाए वहाँ मुड़ जाना, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, नहीं तो ऐसे में क्या निकलोगे बाहर। ये लोगों ने बोले कि ठीक है अंकल, थैंक यू। ऐसा बोल के ये लोग फिर से आगे चलना शुरू किए। थोड़ी आगे चले, एक मोड़ आया। अब उस मोड़ में जैसे ही मुड़े हैं ना, तो वापस से वो पिलर वाला रूट नहीं बल्कि कोई और ही रूट इनको दिखाई दिया जो कि सीधी सीधी लेन थी। ये सीधी सीधी लेन में बढ़ गए और थोड़ी आगे जाने के बाद ट्रेन की पू पू हॉर्न सुनाई दी। बोले अरे भाई, हम रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंच गए। फटाफट 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 ये लोग चल के तेज तेज चल के कल्याण स्टेशन के टिकट काउंटर के सामने पहुंचे हैं और जोर की सांस लिए, वहीं पे ज़मीन में ही बैठ गए। थैंक गॉड, बच के निकल गए यार। एक दूसरे को देख के स्माइल किए। बोले कमाल है यार, वो अंकल कौन थे, उनकी वजह से अपन लोग ऐसे बच के आ गए हैं। इतने में संकेत जी बोलते अरे फटाफट टिकट ले, आखिरी ट्रेन में निकल जाएगी, क्योंकि यहीं पे बहुत टाइम निकल गया था। इन लोग जल्दबाजी के चक्कर में वो छड़ को वहीं छोड़ के टिकट लेने के लिए भागे हैं, क्योंकि आखिरी ट्रेन का हॉर्न आ गया था। और टिकट लिए और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन जब वहाँ से निकली है और बहुत सारे स्टेशन क्रॉस कर दी होगी, तब अचानक से दिमाग में आ रही वो छड़ तो अपन ने वहीं छोड़ दी जहाँ पर बैठे थे। लेकिन कुछ भी हो, ये लोग वहां से सही सलामत निकल कर आ गए थे। इनको आज तक समझ में नहीं आया वो बूढ़े अंकल कौन थे जो इतनी बार में वहां पे नहीं दिखाई दिए थे और फिर अचानक से वहां पर ऐसे आ गए। भगवान ने भेजा था, जो भी थे भगवान ने अपने एक दूत को भेजा था जो यहाँ पर आए थे और इन लोगों को उस प्रेत आत्मा से बचा के बाहर निकाला।
हो सकता है कि कोई तो प्रेत आत्मा है जो उस जगह पर उस टाइम पे भटकती थी, और क्या पता कि अभी भी भटकती होगी। इसीलिए बेहतर है कि एकदम आधी रात के टाइम में या जब लोग आना जाना बंद कर दे उस टाइम पे उधर ना भटको तो ही अच्छा है। आज की ये कहानी, आज की ये घटना जुड़ी हुई है एक रेलवे स्टेशन से। एक ऐसा भुताहा रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके चर्चे इतने ज्यादा मशहूर हैं कि शायद आपने भी कभी ना कभी इसका नाम सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो फिक्र की क्या बात। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड से आप सभी लोगों को उस स्टेशन की एक ऐसी कहानी जानने को मिलेगी जो आपको ऊपर से नीचे तक कपा देने की ताकत रखती है दोस्तों। दरअसल आज जो हम घटना बताने जा रहे हैं, आज से तकरीबन 70 साल पहले सूरजनगर नाम के रेलवे स्टेशन में घटी थी। दरअसल सूरजनगर एक बहुत ही ज्यादा छोटा गांव है जहां पे बहुत ही कम ट्रेन रुकती, बहुत ही कम, गिनती की 2-3, और सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो बहुत तेजी से यहां से निकल जाया करती भाई। अब एक कपल के ऊपर आते, ये तो गांव का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जिनके साथ ये घटना घटी उनके बारे में आप लोगों को बता दें। दरअसल दिल्ली में रहने वाला एक परिवार खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था, और इस परिवार में सबसे बड़ा बेटा जो था, जिसका नाम सुमित था, उसका ब्याह करा दिया जाता है टिपिकल दिल्ली वाली लड़की के साथ, जो कि दिल्ली, मुंबई, अमेरिका जैसे बड़े शहरों के अलावा किसी और की शक्ल देखी ही नहीं थी। एकदम हाई क्लास लड़की थी, और ये लोग भी रिच लोग थे जो लड़के वाले थे, इसलिए दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों एक दूसरे से कॉलेज में मिले हुए थे। जब दोनों की शादी होती है तो लड़की काफी ज्यादा एक्साइटेड होती ये जानकर कि यार मेरे पति की बहुत सारी प्रॉपर्टीज गांव में भी है। दरअसल उसको गांव में घूमना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन वो कभी घूम नहीं पाई थी। वो जब कभी भी गांव के फोटो वीडियोस देखती तो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती, क्योंकि उसे ग्रीनरी से बहुत ज्यादा प्यार था। माउंटेन्स, रिवर्स, झरने उसे बहुत ज्यादा खुश कर देते थे। जब उसे पता चला कि शादी के बाद मेरे पति के घर पे कमाल की रस्म है, तो और भी ज्यादा खुश हो गई। रस्म ये थी कि जब कभी भी सुमित के घर में कोई भी कपल शादी करके नया नया शिफ्ट होता तो उसे उनके पुश्तैनी गांव में जाना होता, और वहां पर उनके कुल देवता थे, उनका आशीर्वाद जाके लेना पड़ता। और ये जो जर्नी होती, इस जर्नी में उनके साथ कोई भी नहीं जाता, केवल पति पत्नी। ये तो खुश हो गई, लड़की का नाम था प्राची भाई। प्राची खुश हो गई, बोली ये तो कोई कमाल के हनीमून से कम नहीं है। देखो लोग दुनिया बड़े बड़े शहरों में हनीमून के लिए जाती है, जिनके पास बहुत पैसा होते हैं वो पेरिस जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन ये सारी जगहें प्राची बहुत बार घूम चुकी थी। अब इसे देखना था कोई गाँव, और एक तरीके से इसका ये हनीमून डेस्टिनेशन बनने वाला था। कुल देवता का आशीर्वाद भी मिलने वाला था, और एक अलग ही मजा भी। ये खुश हो गई। इसने अपने पति को बोली कि आप जल्दी जल्दी ट्रेन की टिकट्स बुक कीजिए, हमें वहां पर पहुंचना है। अब उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो पति जाता है अगले दिन, टिकट काउंटर से टिकट बुक करता है, और इन लोगों को बढ़िया एक पर्टिकुलर डेट मिल जाती है। उस डेट को इन लोगों को निकलना था। ये लोग पर्टिकुलर डेट में अपने घर से टाइम पर निकलते, ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब दरअसल ये जो ट्रेन का टाइम था सूरजनगर पहुंचने का, ये 9:30 बजे का टाइम था, लेकिन ये जो ट्रेन का लेट होने का दस्तूर है ये काफी ज्यादा पुराना है भाई, इसलिए ट्रेन काफी ज्यादा लेट होकर 9:30 की जगह 1:30 बजे सूरजनगर में पहुंचती है। अब ये लोग टेंशन में कि इतनी रात गए, यहाँ पर स्टेशन में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोलते चलो पैदल पैदल बढ़ चलते हैं। वो बोलता है नहीं, मजाक नहीं है, जहाँ पर हमारा घर है, इनका एक पुश्तैनी घर था बहुत पुराना जो कि बंद था। जब कभी भी इनके घर में से कोई जाता था तो वहां पर स्टे करते थे। अब इतने छोटे गांव में होटल वगैरह थोड़ी मिलेगा, तो इन लोगों ने घर भी अपना मेंटेन करके रखे थे। तो ये बोला कि यहाँ से जो अपना घर है वो लगभग 20 मिनट की दूरी पर है, वो भी हम किसी बैलगाड़ी वगैरह से जाए तो। अगर पैदल जा रहे हैं तो 1 घंटा लगभग लग जाएगा। ये बोलती है अरे यार ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई, अब कैसा करें। तो ये बोलता है एक काम करते हैं, अभी लगभग थोड़ी देर में 2 बज जाएंगे, और फिर 2 से 4 कब बजेंगे पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही 4 बज जाएंगे बैलगाड़ियाँ चलने लगेगी। किराए से बैलगाड़ियाँ चलती थी भाई, थोड़े पैसे दे दो, 5 पैसे 10 पैसे, 1 आने 2 आने ऐसा दे दो, और बैलगाड़ी इतनी डिस्टेंस पर छोड़ देती थी। तो ये बोलता है कि सुबह के 4 बजे तक रुक जाओ, बैलगाड़ी लगना शुरू हो जाएगी स्टेशन में, अपन बैठ के निकल पड़ेंगे। बोलती है ठीक है, लेकिन उतने में ये अपनी पत्नी को क्या बताता है कि एक बात थोड़ी ध्यान रखना, इस स्टेशन के बारे में ना लोग कहते हैं कि ये स्टेशन भुताहा है। प्राची बोलती है कैसी बात कर रहे हो, भुताहा? ऐसा कुछ तो आपने बताया नहीं थे जब तक हम लोग घर पर थे। ये बोलता है नहीं मैं सीरियस हूँ, और कहते हैं कि यहाँ पर किसी की आत्मा भटकती है।
ये कहते हैं कि अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। और अगर सीरियस भी है ना, तो मुझे भूत प्रेतों से कोई डर नहीं लगता है। छोड़िए ना, हम लोग बैठ के थोड़ा टाइम पास करते हैं। 2 बज ही चुके हैं, 4 बज जाएंगे, निकल पड़ेंगे। अब इसको ये सारी चीजें अच्छी लग रही थी। गर्मी का मौसम था, मौसम अच्छा नहीं लग रहा था। एक अलग तरह की ह्यूमिडिटी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था 1-2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, और फिर बारिश के बाद गर्मियों में कैसा होता है, चुभन वाली। हाँ, वो पसीने वाली ह्यूमिडिटी होने लगती है, उमस होने लगती है। तो एक अजीब तरह का इरिटेशन था। लेकिन खैर, ये लोग बैठ के थोड़ा टाइम पास करने लगते हैं। गर्मी ज्यादा होने की वजह से प्यास बार बार लगती है। तो प्राची को इतनी प्यास लगी थी ट्रेन में कि जो भी पानी स्टोर करके अपने साथ लेकर आए थे, वो पानी खत्म हो गया था। अब उस समय लोग बॉटल वॉटल इतना नहीं रखते थे। उस समय ना मिट्टी के इतने छोटे छोटे घड़े रहते थे, जिसे सुराही कहा जाता था। लोग सुराही लेके ट्रेवल किया करते थे। अब इनकी सुराही में पानी खत्म हो गया था। ठंडा पानी रहता था इसमें, अक्सर अगर डाल दो तो ठंडा हो जाता था पानी। ऐसी टेक्नोलॉजी थी पहले की। उसमें पानी खत्म हो गया था। इसने अपने आप को 1 घंटे तक और रोक लिया। अब हो गया लगभग 3 बजे का समय, और प्राची को अपनी प्यास कंट्रोल नहीं हुई। प्राची ने बोली, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है अब चक्कर आ जाएंगे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, हवा तो एक बूंद नहीं चल रही है, आप प्लीज़ पानी ला दीजिए ना कैसे भी करके। अब ये सोचता है, यार इतनी रात गए, पानी कहाँ पर मिलेगा। फिर अचानक से इसको याद आता है कि जब ये लोग बहुत छोटे थे, ये लोग इसी गाँव में रहा करते थे, सुमित वगैरह, तो जब इन लोग स्टेशन के पास घूमने के लिए आते थे ना, तो पास में एक हैंडपम्प इनको दिखता था। इसको याद है, इसने बोला यार थोड़ी ही आगे एक हैंडपंप है, पानी भर के लेके आ सकते, लेकिन हमारे साथ तो 3-4 हमारी अटैचियाँ हैं। 3-4 मतलब जो सामान के बैग्स होते हैं वो है, कैसे करें, इतना सामान कैसे लेकर जाएं वहाँ तक। तुम बैठो ना, वैसे भी स्टेशन पूरा खुला खुला पूरा खाली है, दूर दूर तक तो कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। मैं जाता हूँ और सुराही में 5 मिनट में पानी भर कर ले आता। ये बोलती ठीक है, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। फिर ये जाते जाते कहता है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी दिखे तो रिस्पॉन्स मत करना, क्योंकि ये स्टेशन भूतिया है। ये ऐसा बोलती है रिपीट करते हुए। बोलता है हाँ हाँ, वही मजाक वाली बात नहीं, मैं सीरियस हूँ। वो बढ़ चलता है। अब 3 बजे से लगभग 3:10 या 3:15 का टाइम हो गया था। 15-20 मिनट बीत चुके थे ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी तक वो लौट के नहीं आया। इधर पे ये चिंता करने लगी कि यार बहुत समय बीत गया है, और कैसी कैसी बात कर रहा था कि ये स्टेशन भूता है, ये है वो है। एक काम करूँ क्या, बाहर देख के आऊँ कि अभी तक लौटा क्यों नहीं है। इसको चिंता सताने लगी और ये अपनी सीट से उठ गई। मतलब एक ऐसा सीमेंट का बेंच जैसा बना रहता था पहले, वहाँ पर बैठी हुई थी। सोचती है सामान लेके कोई भागेगा नहीं, पूरी खुली खुली जगह है, सामान भारी है, कौन इतनी जल्दी लेकर भाग जाएगा। मैं जाके फटाक से देख के आ जाऊंगी, जल्दी जल्दी चल के जाऊंगी, जल्दी जल्दी चल के आऊंगी। लेकिन जैसे ये उठी, आगे की तरफ बढ़ी रही थी कि इसकी नजर पड़ी अंधेरे से थोड़े उजाले की तरफ आते हुए एक व्यक्ति की तरफ। ये व्यक्ति रेलवे ट्रैक में चल रहा था और उम्र रही होगी 90 साल के आसपास। कांपता हुआ लकड़ी टेक टेक के रेलवे ट्रैक के बीचों बीच चल रहा है। तो उसे देखकर प्राची घबरा गई कि अरे भाई, यहाँ से सुपर फास्ट एक्सप्रेस गुजरती है, हो सकता है कोई ट्रेन आने वाली हो, इसको उड़ा के निकल जाएगी। इसको बोलती हूँ क्या कर रहे हो, तो ये चिल्ला के बोलते, अरे अंकल जी आप ऐसे क्यों चल रहे हैं रेलवे ट्रैक में, कोई ट्रेन आएगी तो आपको उड़ा देगी, चलिए साइड में हटिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर ये 2 कदम बढ़ाती है और थोड़ा ट्रैक की तरफ बढ़ती है। अंकल जी आपने सुने नहीं, ट्रेन आने वाली है, थोड़ा साइड में हट जाइए, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर बूढ़ा आदमी धीरे से इसकी तरफ पलटता है, मेरी छोड़ो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, पीछे देखो, तुम्हारा सामान चोर चोरी करके भाग रहा है। ये घबरा गई, तुरंत पीछे पलट के देखी है, सामान तो सब नॉर्मल है और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अंकल क्या, अंकल है ही नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया। पूरा खुला खुला जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अंकल ना यहाँ खड़ा है, ना उतनी दूर, ना इतनी दूर, ना उधर ना इधर, कहीं पे पूरा सपाट जैसे पहले खाली था वैसे। ये घबरा गई। अब इससे कदम कांपने लगे, पसीना थरथरा के गिरने लगा। बोली ये क्या सिचुएशन हो गई, ये क्या मैटर हो गया, कौन था वो अंकल, क्या बोल रहा था, मैंने ये सपना नहीं था, रियल में देखी। ये घबरा गई और सोची कि अब निकलती हूँ स्टेशन से, अब डर लगने लगा है, अब तो सामान चोरी हो तो हो, खुद की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इसको पति की कही हुई सारी बातें दिमाग में रिमाइंड करने लगी कि स्टेशन होता है, यहाँ पर किसी की आत्मा घूमती, ये वो। ये भाग के जैसे कि अपना जो ये स्टेशन का वो होता है ना गेट, उस तक पहुंची है कि वहां से सुराही में पानी भर के इसको इसका पति आता हुआ दिखता है। उसका हाथ पकड़ती है और वापस से वो सीमेंटेड बेंच के पास लेके जाती है और पूरी बात बता देती है।
ये बोलता है अरे क्या बात कर रही हो यार, अगर ये मजाक नहीं है तो ये बहुत डरावना है और हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से यार। पर निकल के लेकिन जाएंगे तो जाएंगे कैसे, आगे तो रास्ता और भी सुनसान है, कैसे पहुँचेंगे हम लोग अपने घर तक, 1 घंटे चलना पड़ेगा और आगे कुछ मिल जाए, चोर लुटेरे डाकू मिल जाए तो और दिक्कत हो जाएगी। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनके कि अचानक से इनको किसी के पैर घसीटने की आवाज़ सुनाई देती है। बोले ये कौन आ गया, ये धीरे से पीछे पलटता है, पाता है कि वही मेन गेट जो स्टेशन का है वहां से एक पगड़ी लगाए, जो ऐसा ऐसा पगड़ी लगाते थे ना पुराने जमाने के आदमी, पगड़ी लगाए, धोती पहने और धोती के ऊपर बनियान, जो हाफ वाली बनियान होती है, वो डाले एक आदमी बढ़ रहा है। लोगों ने बोले कहीं ये भी तो भूत नहीं है, घबरा ही गए थे कि वो आदमी इनकी तरफ थोड़ा बढ़ा, इनकी तरफ जैसे मैंने बोला कि एक रोशनी का स्रोत लगा हुआ था, वो जैसे इन तक आया तो उसका चेहरा नॉर्मल दिखा, तो हल्की जान में जान आई लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। वो आदमी इनको देखकर बोलता है क्या सुमित आप ही है? ये बोलता है हाँ हाँ मैं ही हूँ, दरअसल आपके बाबूजी की चिट्ठी मिली थी हमें, उन्होंने कुछ समय पहले ही पहुँचाई थी कि इतनी इतनी तारीख को आप गाँव में पहुँच जाएंगे तो हम आपका ध्यान रखें। हमें पता चला कि आपके शहर से हमारे गांव में केवल एक ही ट्रेन रुकती है और उसका समय आज देरी से चल रहा था, तो हमने अंदाज़ा लगाया और आ गए आपको लेने के लिए, क्योंकि ये स्टेशन सही नहीं है, ये बात तो आपको ही पता होगी। सुमित बोलता है शुक्र है, धन्यवाद आपका जो आ गए, क्योंकि हमारे ऊपर तो ऐसा लग रहा था कि मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े हैं, कुछ बहुत खतरनाक हुआ, जल्दी जल्दी निकलते हैं। अब ये लोग सामान अमान उठाए, वो आदमी ने भी इनके 2 पैक पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक से सुमित बोलता है कि 1 मिनट, हमारा घर तो दूर है यहाँ से, 15-20 मिनट की दूरी है बैलगाड़ी से भी, तो हम कैसे जाएंगे पैदल चल के इतनी दूर? बोलता है अरे सुमित जी आप इतना क्यों फिक्र करते हैं, हमारे पास हमारी बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी लेकर आए हैं, बाहर की तरफ खड़ी हुई है, आराम से बैठ के निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, स्टेशन में रुक के करेंगे भी तो करेंगे क्या आप, और कोई साधन थोड़ी है। ये बोलता है चलो चलो ठीक है। अब ये खुश, पत्नी फिर से खुश हो गई, खिलखिलाने लगी, अरे वाह बैलगाड़ी में बैठूंगी, एकदम शहरी लड़की को बैलगाड़ी भी देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा बोल के ये लोग निकल पड़े। अब निकले हैं तो सामने ना गली कूचा, पतला रास्ता, यहाँ से बैलगाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती थी। आगे बढ़ता हुआ आदमी, आगे चल रहा था वो आदमी, बोलता है कि देखिए रास्ता बहुत पतला था इसलिए हम अपनी बैलगाड़ी अंदर नहीं ला पाए थे, जैसे ये रास्ता खत्म होगा, ये गली खत्म होगी, हमारी बैलगाड़ी वहाँ पर खड़ी है। ये लोग चलने लगे और वो आदमी इनसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, और ये लोग धीरे धीरे खुसफुसा के पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। वो पूछ रही थी कि ये गांव कैसा है, तुम लोग कितने उम्र तक रहे यहाँ पर, रहते थे तो कौन से स्कूल में जाते थे, कहाँ नहाते थे, कैसा कैसा घूमते थे, ये सारी बातें पूछ रही थी। अब बातचीत करते करते एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर वो आदमी रुक गया। वो रुक गया तो क्या हुआ, सुमित बोलता है आप रुक कैसे गए? बोलता है ये देखिए ये मेरी बैलगाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन इसमें बैल कहाँ है, मेरे बैल कहाँ चले गए? ऐसा बोल के इधर उधर ढूंढने लगा। सुमित और प्राची टेंशन में, हाँ बैलगाड़ी तो खड़ी हुई है लेकिन बैल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो ना उनका सामान रखता है और फिर अपने बैलों को आवाज दे दे के पुकारने लगता है, जैसे उनका कोई नाम रखा हुआ था, नाम अच्छे से याद नहीं है, नाम पुकारने लगा लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बैल इसकी तरफ भाग के नहीं आए। तो सुमित की तरफ बढ़ता है, बोलता है अरे सुमित जी लगता है हमारी बैलें भाग गई है खुद को छुड़ाकर, हो सकता है ज़्यादा दूर नहीं निकली होगी, हम जल्दी जल्दी देख के आते, आप दोनों यहीं पर खड़े रहिए। ऐसा बोल के फटाक से आगे की तरफ निकल जाता है, एक दूसरे अंधेरे गली की तरफ, अपने बैलों को आवाज़ लगाते हुए। यहाँ ये दोनों टेंशन, बोली ये क्या चल क्या रहा है यार। अब लगभग 15 मिनट और बीत गए, आया ही नहीं, और कुत्तों की रोने की आवाज़, जैसे कि मानो कुत्तों का झुंड इनके आसपास कहीं रो रहा है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अंधेरा था इसलिए शायद कुत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा डरा रही थी। साथ में ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इतनी दूर जो चल के आए थे, प्यास लगी हुई थी, एनर्जी जा रही थी। इन्हें बोले क्या चल रहा है हमारे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। उतने में ही इनको ऐसा फील हुआ कि पीछे की तरफ से कोई चल के आ रहा है। ये लोग पीछे पलटे हैं, पीछे पलटे तो क्या बात पता है, वही आदमी इनकी तरफ बढ़ रहा है। उस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी, और वो आदमी की रफ्तार थोड़ी तेज है। और जब कोई इंसान गुस्से में चल रहा होता है तो कैसा चलता है, थोड़ा ऐसा ऐसा गुस्से में ऐसा जल्दी जल्दी करके चलता है ना, वैसा चल रहा है। अब इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया, सामान छोड़े, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और नॉन स्टॉप भागना शुरू किया, भागो बोला, बहुत तेजी से भागे 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 भागे।
अब बहुत देर भागने के बाद किस्मत से इनको एक और बैलगाड़ी जाते हुए दिखी। बहुत आगे आ गए इन लोगों ने। बैलगाड़ी वाले ने पूछा, अरे ये लोग तो शहरी लग रहे हैं। ऐसा सोचा उसने, आवाज़ ला के पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप। सुमित घबरा कर उसको सारी बात बताया। उसने बोली, जल्दी जल्दी बैठिए, आप मेरे साथ बैठिए, कहाँ जाना है आप बताइए। सुमित बोलता है कि बस इधर इधर पे हमारा घर है। वो बैलगाड़ी वाला उनको बैठाता है और अपनी बैलगाड़ी स्पीड से उनके घर की तरफ मोड़ देता है। अब सुमित जब थोड़ा बैठ जाता है, वो घर की तरफ जाने लगा, तो सुमित को पता चल गया था कि यही रास्ते में हमारा घर है और आने ही वाला है। तब सुमित बोलता है कि भाई साहब, यहाँ पे ऐसे काम कब से करने लगे लोग, वो हमें मारने क्यों आ रहा होगा, क्या वो लुटेरा था। तो बैलगाड़ी वाला क्या बोलता है, भाई वो कोई लुटेरा नहीं था, इनफैक्ट वो कोई इंसान ही नहीं था। जिस आदमी को आपने देखे, जो आपकी मदद करने का बहाना लेकर आप तक पहुंचा हुआ था, वो आदमी था ही नहीं, बल्कि एक छलावा था जो अलग अलग इंसानों का रूप बदल लेता है और स्टेशन में आने वाले लोगों को छलता है और आखिरकार उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ऐसा करने से लोग मानते हैं कि उस छलावे की उम्र बढ़ती है। आपकी किस्मत अच्छी है, शायद आपके कुल देवता जो आपने बताए, जिनके दर्शन के लिए आप आए हुए, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर था जो आप सही सलामत बचकर आए। वरना उस छलावे की नज़र में जो कोई भी आता है उस रेलवे स्टेशन में रात के वक्त, वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाता है। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर कटे कटे पाए गए, खून इतना बहा रात भर में कि जान ही नहीं बच पाई। वही छलावा अपनी कुल्हाड़ी से ऐसा कर देता है सबके साथ। आप बहुत किस्मत वाले थे। सामान अमान की चिंता छोड़िए, जान है तो पूरी जहान है। आप अपने घर जाइए, सुबह आइए, अगर सामान मिल गया तो अच्छा है, ना मिले तो सोच लेना कि हमारी कीमत, जान की कीमत मतलब वही थी जो चुक गई। बस ये लोग अपने घर में पहुंचे, रात भर तो सो नहीं पाए, फिर सुबह आए यहाँ पे। किस्मत से इनका सामान साइड में किसी ने उठाकर रख दिया था। उस जमाने में इतने ज्यादा भी पापी लोग नहीं होते थे कि ऐसा सामान मिला, शहरी सामान तो लेके भाग गए। नहीं, गांव वाले ऐसा अच्छे ही रहते हैं। उठा के साइड में किसी ने रख दिया था। इन लोगों ने अपना सामान उठाए और फिर आए हैं घर पे, कुल देवता के दर्शन किए, उनका शुक्रिया अदा पूरा किए और दिल्ली गए। भाई ये घटना ऐसी हुई जो लोग अपने पूरे लाइफ में नहीं भूल पाए। इन लोगों ने इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अपने पोते पोती को दी है और ये पूरी पूरी जानकारी मोहित नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी, जो कि सुमित जी का पोता है। अच्छा। पोता है वो हमारे वीडियोस देखता और उसने बोला कि मेरे दादाजी की एक कहानी जब नई नई शादी हुई थी, भाई पूरी दुनिया को बताओ। भाई मैंने भी पढ़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया, भाई इस दुनिया में क्या क्या राज बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बहुत कमाल के। खैर दोस्तों, इस कहानी में जो हमने आप लोगों को रेलवे स्टेशन का नाम बताए हुए हैं, वो बदले हुए नाम हैं। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हम क्लियर नाम बोल के ऐसे किसी भी चीज़ को डिफेम करना सही नहीं समझते, हाँ, है ना। तो अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।